बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों से, जहां पे बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में, जहां इसके निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमिताभ मिश्र की मार्गदर्शन में 14 मार्च शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वर्ष 2026 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय परिसर में गांधी हॉल में प्रधान जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्र द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। नेशनल लोक अदालत के दौरान जिले में 15 जिला स्तर के खंडपीठ और राघवगढ़ में 5, चाकचौड़ा में 3 और अरोन में 1 खंडपीठ का गठन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती वंदना त्रिपाठी ने बताया है कि कुल 765 करीब लंबित प्रकरणों में 485 प्रकरण और 12,258 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में से 1456 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है और निराकरण भी किया गया है। इस पहल से जनता को समय पर न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिली और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने का प्रयास हुआ। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वर्ष 2026 की प्रथम नेशनल लोक अदालत थी और गुना न्यायालय में कुल 15 खंडपीठों का गठन हुआ था। इसके साथ ही चाचौड़ा और राघवगढ़ आरोन में भी खंडपीठों का गठन किया गया था। इस वर्ष कुल 509 लिटिगेशन प्रकरण निपटे, अर्थात ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में लंबित थे। इसके अलावा हमने प्री लिटिगेशन के रूप में बैंक के, नगर पालिका के और विद्युत के भी मामले रखे थे, जो काफ़ी संख्या में निपटे हैं। महत्वपूर्ण ये वाली बात रही कि कुछ ऐसे पारिवारिक मामले भी निपटे जो काफ़ी लंबे समय। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को जनपद पंचायत गुना में ग्राम उमरियारी में स्थापित समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया और इस अवसर पर उन्होंने केंद्र में लगी विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन कर ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कार्रवाई करने की बात कही है। जानकारी प्राप्त की है, समृद्धि केंद्र के माध्यम से ग्रामीण एक ही स्थान पर स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल व्यापार, ई गवर्नेंस और सुरक्षा के संबंधित सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाने की आवश्यकता उनको नहीं होगी। देश भर से केवल 3 गांव का चयन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का ये एकमात्र गांव शामिल है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। इस केंद्र से स्व सहायता समूह और स्थानीय उत्पादकों को अपने उत्पाद बाजारों तक पहुंचाने की मदद मिलेगी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। शिक्षा में क्या हो सकता है, स्वास्थ्य में क्या हो सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग में क्या हो सकता है, कृषि में क्या हो सकता है, उत्पादन को बेचने के लिए क्या हो सकता है। बेसिकली पूरी दुनिया की क्षमता टेक्नोलॉजी, 5G की टेक्नोलॉजी के आधार पर, वाईफाई की टेक्नोलॉजी के आधार पर हम गांव में ला रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, ताकि एक एक भारतीय व्यक्ति, 140 करोड़ जनता के हुनर को विश्व पटल पर हम लोग निखार पाए। तो जो लोगों को पूरी दुनिया में जाना पड़ता था, दुनिया। जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नारायणपुर में 11वीं कक्षा की छात्रा छमोलू टुडू के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दुखद खबर आ रही है, जहां परिजनों और ग्रामीणों ने विद्यालय प्रबंधन और वार्डन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के अनुसार छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। उसका भाई सुबह 11 बजे विद्यालय पहुंचा, लेकिन मुख्य गेट पर ही उसको रोक दिया गया। करीब 2 घंटे बाद छात्रा को निजी वाहन से नारायणपुर अस्पताल ले जाया गया है, जहां आधे घंटे के इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। राज्य मंत्री इरफान अंसारी नारायणपुर पहुंचे और दोषी वार्डन पारुल मांझी और संबंधित शिक्षकों के निलंबन के निर्देश दे दिए। अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार की निगरानी में जांच कमेटी की गठित मामले की जांच शुरू की गई है। छात्रा का पोस्टमार्टम रविवार को कराया जाएगा और परिजनों को आर्थिक सहायता, आवास, पेंशन और मृतक के भाई के लिए रोजगार का आश्वासन दिया गया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट देख रहे हैं। कल 11 बजे झमोली टुडू 19 साल की लड़की, वो कस्तूरबा में पढ़ती थी और अचानक तबीयत बिगड़ गया उनका और हॉस्पिटल लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। हमारी क्षेत्र की बच्ची थी वो और काफ़ी होनहार बच्ची थी। जानकारी मिला, सूचना मिली तो मैं भागे आया। सारे लोग हैं यहाँ हमारे साथ। तो अभी तो पहली बात मैं जांच करा रहा हूँ। एक टीम गठित किया है, इसमें हमारे जिला प्रशासन के लोग भी रहेंगे और गांव के लोग भी रहेंगे, परिवार के लोग भी रहेंगे।
सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में आयरन की गोलियां और पुराने प्रचार सामग्री को जलाने का मामला सामने आया। आपको बता दें, वर्ष 2011 से भरे पड़े 2 कमरों की सफाई के दौरान ये दवाई और कागजात मिले हैं, जिन्हें आग लगा दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के लिए डीसी स्तर से मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और जांच रिपोर्ट जल्द ही डीसी को सौंपे जाने की तैयारियां हैं। जानकारी के अनुसार ये कमरे की सफाई और बेहतर उपयोग के लिए निर्देशित किए गए थे, लेकिन सफाई के दौरान सामग्री मिलने के बाद आग लगाने की घटना हुई है। आग में जली सामग्री को हटा दिया गया है, लेकिन प्रशासन दोषियों को बचाने का इरादा नहीं रखता है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैं छुट्टी में उस दिन था अपने भांजे की शादी में, तो उस दिन मुझे उपायुक्त महोदय के द्वारा पता चला, बताया कि आपके अस्पताल में कुछ दवा या कुछ कागजात जले हुए हैं। उस संदर्भ में मुझे यही कहना है कि वो एक कमरा को हम लोग रिनोवेट कर रहे थे, 1 या 2 कमरा था रिनोवेट कर, बहुत जर्जर स्थिति में था और वो 2011 से वो बंद था। लोगों ने बोला था उसमें सांप रहता, ये रहता रहता। हमने ठीक है, इसको हम रिनोवेट कर देते हैं और रिनोवेट करके उसको हम लोग टीवी का स्टोर बना देंगे, जो कि अभी अस्पताल सदर अस्पताल में था, क्योंकि वहाँ कमरे की आवश्यकता थी। इसी क्रम में वहाँ पर बहुत सा कचरा और पुराना आईसी मटेरियल वगैरह था, उसको लोगों ने बाहर निकाल के सफाई कर रहे थे और इसी बीच किसी ने उसमें आग लगा दिया। और अगली खबर की बात करें, सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में पुलिस परिवार की ओर से सरहुल पूजा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर डीआईजी आनंद प्रकाश, एसपी हरविंदर सिंह, सभी डीएसपी और पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना की गई। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों का आदिवासी पगड़ी और बॉन्डी पहनाकर स्वागत किया है। आपको बता देते हैं, मंदार की थाप पर अधिकारी और उपस्थित लोग नृत्य करते हुए नजर आए। आदिवासी समाज की महिलाएं सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति देकर माहौल को और उन्होंने रंगीन बनाया। डीआईजी आनंद प्रकाश ने कहा है कि सरहुल प्रकृति और समृद्धि का पर्व है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं रह बचने वाला। साथ ही इस परंपरा को संरक्षित रखने के पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रहने के संदेश दिए गए। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे जो खास करके आदिवासी बंधु हैं, जनजातीय बंधु हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार यही होता है। तो एक तरह चैलेंज है, चुनौती है, उनका जो कस्टम है, उनका जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको भी बचाए रखें। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को भी बचाए रखें, जंगल कटाई नहीं करें, ताकि जल, जंगल और जमीन हमारा सुरक्षित रहेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, हमारा अस्तित्व रहेगा। अगर जल, जंगल, जमीन नहीं है तो फिर कोई जिंदगी यहाँ पे नहीं रह सकती है। और ये जो त्योहार है वो शांति का, खुशी का, समृद्धि का। और अगली खबर की बात करें, क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिव्यांगजन और वरिष्ठजन के लिए आयोजित कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण शिविर में सहभागिता दिखाई है। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगजन और वरिष्ठजन समाज के सम्मानित सदस्य है और उनकी सेवा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। एक जनसेवक का कर्तव्य है कि हर परिस्थिति में जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। शिविर में दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक जिले में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में कुल 1928 वरिष्ठ और दिव्यांगजन चिन्हित किए गए हैं। इन लाभार्थियों को 8,562 कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं, जिनकी कुल लागत करीबन 168.45 लाख रुपए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक पन्नालाल शाक्य सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें, काडरवारा तहसील के ग्राम केकरा में रेलवे ठेके के नाम पर कथित अवैध खुदाई का मामला जो है वो सामने आ रहा है। बता दें आपको, ग्रामीणों का आरोप है कि बिना अनुमति के 20-30 फीट ऊंचे पहाड़नुमा टीले काटकर मिट्टी निकाली जा रही है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में रेलवे कॉलोनी के पास मिट्टी भराई के इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। इस काम से आसपास के प्राकृतिक संसाधनों और वन क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि खुदाई से खेतों तक प्रभावित हो रहे हैं और नियमों की सरेआम अनदेखी, धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब मीडिया मौके पर पहुंची तो ठेकेदार के सुपरवाइजर ने दबाव बनाने की कोशिश की और अपने राजनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए बात को आगे बढ़ाया। खनिज अधिकारी ओपी बघेल ने बताया कि ठेकेदार ने खनिज विभाग से कई अनुमति नहीं ली है। प्रशासन ने जांच की बात कही और दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो लिखित शिकायत देंगे। नरसिंहपुर से रजनीश गौरव की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। नहीं, हमारे पास में कोई परमिशन न पूछने आए न कुछ। हाँ आज हम उनको मना करने के लिए गए हाँ
तो जब भी वो आया हमारे पास आया नहीं, क्योंकि हमको बंद करवाना था। क्यों? हाँ, तो लगातार आपकी भूमि पर खुदाई होना तो एक गहर गंभीर विषय है, क्योंकि खनन कर रहे हैं वो बिना परमिशन के, ना आपकी और ना शासन की। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? नहीं, गलत है ये, हम्म नहीं करना चाहिए था। कितनी मशीनों से खुदाई हो रही है? 2 मशीनों करीबन खड़ी थी अभी वहाँ पर, हाँ, और 3 डंपर चल रहा है अभी। अच्छा। हम मना करने गए थे, वो मिले। 15/5/2026 को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और दलित नेता वन्यावर कांशीराम की 92वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस अवसर पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दंतु मेड़े, रमजान तंडी, साथ ही साथ रमजान तडवी और गौतम तायडे और विजय मेड़े ने कांशीराम जी की फोटो पर माल्यार्पण किया और उनके विचारों को साझा किया है और उनके विचारों पर चलने की बात भी कही है। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न लोग केक काटकर और श्रद्धांजलि अर्पित करके कांशीराम के योगदान को उन्होंने याद किया। बुरहानपुर में कई जगह पर इस जयंती के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें, एसपी कार्यकर्ता ने इस दिन को बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करने और उनके अधिकारों की याद दिलाने के रूप में बनाया। आयोजन की बात करें तो कांशीराम के बहुजन एकता के संदेश हुक्मरान बनने के सपने को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेपानगर में लगभग 363 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की है। इसमें ऐतिहासिक असीरगढ़ किले के पर्यटन के लिए विकसित करने हेतु रोपवे निर्माण, 2 नए सांदीपनी स्कूल खोलने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस मीट आयोजित करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि जब भी देश में आपातकाल या संकट की स्थिति आती है तो राहुल गांधी देश छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। इस अवसर पर विकास योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र की शिक्षा, पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने की पर जोर दिया गया। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। नैनीताल से अगली खबर देख रहे हैं। चैत्र महीने में उत्तराखंड में मनाए जाने वाले फूलदेई लोक पर्व अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले बच्चे गीत गाते हुए फूल और चावल को दोहरी पर चढ़ाते थे, लेकिन अब केवल गिनचुन बच्चे ही शामिल हैं इसमें। ये पर्व नववर्ष का स्वागत, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामूहिक खुशी का प्रतीक है। बच्चों द्वारा फूलों, चावल और गुड़ के साथ घरों की देहरी पर पूजा की जाती है। आपको बता देते हैं खबर में आगे, जहां डीएसपी कॉलेज के प्रोफेसर ललित तिवारी के अनुसार ये पर्व संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण की सीख भी देता है। नैनीताल से ब्यूरो रिपोर्ट। फूलदेई उत्तराखंड का लोक पर्व है जो प्रकृति के जो हमारा स्नेह है, प्रकृति का स्नेह हमारे साथ और मानव का स्नेह प्रकृति के साथ बनाए रखने में बहुत उनकी जो अभिष्ट संबंध है उसको प्रदर्शन करने का काम करता है। और इसको लोक पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और भावनाएं जुड़ने के साथ साथ ये बच्चों के द्वारा विशेष रूप से त्योहार मनाया जाता है, तो इसलिए इसको लोक पर्व के नाम से और कहूंगा कि बाल लोक पर्व के रूप से भी जाना जाता है। और फूलदेई पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है और उसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। हरिद्वार से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। समाजवादी पार्टी ने बहुजन आंदोलन के प्रणेता मान्यवर कांशीराम की जयंती को प्रदेश भर और हरिद्वार कार्यालय पर पीडीए दिवस यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के रूप में मनाया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सपा ने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे इस दिन को पीडीए दिवस के रूप में मनाएं। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कांशीराम जी की जयंती पर समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पीडीए दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहन कुमारी मायावती के साथ 2019 में जो गठबंधन किया वो भी इसलिए किया था कि माननीय कांशीराम जी के सपने और लोहिया जी के आदर्शों को मिलकर एक समाजवादी समतामूलक समाज की स्थापना कर सके। परंतु बहन जी किसी कारणवश वो गठबंधन तोड़ दिया गया। परंतु दलित समाज के जो लोग हैं उनकी सहानुभूति, उनके वोट, उनके अधिकार बचाने का कार्य आज माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पीडीए के रूप में जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो लोग हैं सबके लिए जो काम करेंगे वो माननीय अखिलेश यादव जी की दिखा देंगे। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ स्टूडियो। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।